हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ए बेंड इन द रिवर का चैप्टर 15 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 15 में ये होता है कि सलीम लंदन पहुंच जाता है। प्लेन में जाते टाइम सलीम को इंदर की बात याद आती है, जिसमें कि इंदर ने कहा होता है कि प्लेन में कहीं भी दूर दूर जगह जाने के लिए बहुत कम टाइम लगता है, जिसकी वजह से इंसान को अपने दुखों या तकलीफ़ों के बारे में सोच के और ज़्यादा दुखी होने का ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता। जबकि लंबे सफ़र में इंसान क्या करता है, अपने पास्ट के बारे में या फिर अपनी जो दुखों के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में सोच के और ज़्यादा दुखी हो जाता है। सलीम को उसकी ये बात बिल्कुल सही लगने लगती है, क्योंकि अभी सलीम भी वही चीज़ एक्सपीरियंस करता है। लंदन पहुंचने के बाद सलीम को एहसास होता है कि जैसा यूरोप का इमेज उसने अपने दिमाग में बना रखा था लोगों को देखकर या किताबें पढ़कर, असलियत में यूरोप वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल यूरोप जो है वो इस दिमागी यूरोप से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक अनरियलिस्टिक आइडियल है। मतलब सलीम ने जो सोचा था, जैसा इमेज बनाया था अपने दिमाग में, वैसा इमेज कभी भी यूरोप वैसा बन ही नहीं सकता। वो तो उससे बहुत ही ज़्यादा अलग है। यहाँ पे जो सारे लोग हैं वो लोग एक बहुत ही डेवलप्ड लाइफस्टाइल नहीं बिता रहे हैं, बल्कि स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में ज़िंदा रहने के लिए। उसके बाद सलीम को याद आता है कि इंदर ने कैसे उसे बताया था। इंदर को भी ऐसा ही हुआ था कि उसने भी यूरोप की एक बहुत अच्छी इमेज अपने दिमाग में बनाई थी। उसको भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थे, बहुत बड़े बड़े सपने उसने देखे थे। लेकिन यूरोप जाके उसको एहसास हुआ, लंदन जाके एहसास हुआ कि लंदन उसके उस दिमागी इमेज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और उसके बाद धीरे धीरे इंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, और एक टाइम में उसने ये तक सोच लिया था कि वो वापस अपने गांव चला जाएगा। तो तभी सलीम अभी अपने कंडीशन को इंदर के कंडीशन के साथ रिलेट कर पा रहा था और उसकी हालत समझ पा रहा था, जिसकी वजह से इंदर की उस हालत पे सलीम को बहुत ज़्यादा सहानुभूति हो रही थी। सलीम की एंगेजमेंट हो जाती है कायरशा नाम के एक लड़की से, जो कि नसरुद्दीन की बेटी है। कायरशा प्रोफेशनली एक फार्मासिस्ट है। नसरुद्दीन चाहता था कि उसकी बेटी कोई ऐसा काम करे जो कि उसे मदद करे वर्ल्ड के किसी भी जगह में रहने के लिए। मतलब वो काम हर जगह में चलेगा, और वो है फार्मेसी, क्योंकि मेडिसिन्स जो है वो हर इंसान की ज़रूरत होती है। हर इंसान की कभी ना कभी तबीयत ज़रूर ख़राब होती है, इसीलिए फार्मेसी का बिज़नेस जो है वो हमेशा चलेगा। और कायरशा जो है वो बहुत ही अलग अलग जगह में रह चुकी है, जिसकी वजह से उसकी एडेप्टिव कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। मतलब वो किसी भी जगह के साथ, किसी भी एनवायरनमेंट के साथ बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से एडजस्ट हो जाती थी। ग्लोकस्टन रोड नाम के एक जगह से गुजरते हुए सलीम कुछ अरब लोगों को अपना सामान बेचते हुए देखता है, और उन्हें देखकर सलीम को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे वो अरब उसी के जैसे है, जो कि दूसरे गांव से या दूसरे कंट्रीज़ से आए हैं इस उम्मीद से कि वो लोग लंदन में अपनी लाइफ और ज़्यादा बेटर बना लेंगे। लेकिन ऐसा उनके साथ नहीं होता है, और वो लोग अपना बिज़नेस वहाँ पे चलाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। वहाँ भी नसीरुद्दीन ये कहता है कि उसे अरब लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि जो कोई भी थोड़े बहुत अरब है, जो लोग रिच हुए हैं, अमीर हुए हैं, वो लोग अपनी बिज़नेस कैपेबिलिटीज़ की वजह से रिच नहीं हुए। वो लोग इसीलिए रिच हुए हैं क्योंकि वो लोग तेल लाके यूरोप में देते थे। अरेबियन कंट्रीज़ में तेल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, और उसी का व्यापार करके ये लोग रिच हुए थे। एक दिन नसरुद्दीन जो है सलीम को अपनी कहानी बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था एक्चुअली में। नसरुद्दीन जब कनाडा में था, तब उसने इन्वेस्टमेंट किया था एक ऑयल कंपनी में। तो फिर उस ऑयल कंपनी का जो डायरेक्टर था वो बहुत ही ज़्यादा जो कहते हैं हम 2 नंबर का काम करता था, या फिर लोगों को धोखा देता था, धोखे में रखता था। और जो उनके इन्वेस्टर्स थे, मतलब जिन लोगों ने बिज़नेस में पैसा लगाया हुआ था, वो कोई ऐसा गेम खेलता था जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स लोग जो है वो लोग का उधार रह जाता था, और सारा मुनाफा जो है डायरेक्टर को मिल जाता था, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ता था। उसके बाद नसीरुद्दीन को ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे। इसीलिए नसीरुद्दीन एक मूवी थिएटर खरीदता है। लेकिन वहाँ भी वो अनलकी रहा, क्योंकि मूवी थिएटर खरीदने के बाद उसको पता चला कि जो प्रोजेक्शन इक्विपमेंट है, उसको बेचने से पहले थिएटर के मालिक ने प्रोजेक्शन इक्विपमेंट को चेंज कर दिया था, और थिएटर में जो हीटिंग सिस्टम था उसको भी उसने हटा दिया था। मतलब खाली थिएटर में का जो मेन जो एसेट था वही उसने निकाल के थिएटर बेच दिया था। तो यहाँ पे भी नसरुद्दीन का लॉस हो गया।
उसके बाद नसरुद्दीन कनाडा छोड़ के लंदन आया और वहाँ पे तभी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी यानी कि घर की प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, हर कोई घर ले रहा था। तो फिर यहाँ पे नसरुद्दीन को लगा कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा, जिसकी वजह से उसने एक अपार्टमेंट टाइप का ख़रीदा और उसको रेंट पे देने का सोचा। लेकिन तभी यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने ऐसे बहुत सारे घर वगैरह बना लिए, अपार्टमेंट्स टाइप्स के बना लिए और सब लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। मतलब ख़रीदार कम थे और बेचने वाले ज़्यादा हो गए, प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हो गई। तो फिर क्या होता है, जब मार्केट में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है अवेलेबल, तो फिर उसका जो प्राइस है, उसका जो दाम है वो कम हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी हुई, इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हो जाने की वजह से बहुत कम प्राइस में नसरुद्दीन को अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेचना पड़ा या फिर रेंट में देना पड़ा। और रेंट में ले भी कौन रहे थे, सस्ते प्रॉपर्टीज़ को रेंट में ले रहे थे गरीब अरब लोग, जो कि रेंट पे लेने के बाद आधा टाइम अपनी गरीबी की वजह से रेंट पे भी नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए यहाँ पर भी बेचारे नसरुद्दीन को बहुत ज़्यादा लॉस सहना पड़ा। तो नसरुद्दीन यहाँ पे ये एक्सक्यूज़ देता है कि वो एक गलत टाइम पे लंदन आ गया, या फिर वो यूँ कह ले कि पूरे वर्ल्ड का ही टाइम गलत है। मतलब बिज़नेस जो है उसका कोई सही गलत टाइम नहीं होता, बिज़नेस हमेशा अप एंड डाउन होता रहता है। कोई भी वर्ल्ड का ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे बिज़नेस हमेशा प्रॉफिट में ही चलेगा, कभी ना कभी लॉस ज़रूर होता है। तो फिर सलीम की जो इल्यूमिनेशन की दुनिया थी, यानी कि उसने जो अपने दिमाग में एक इमेज बनाई थी कि दुनिया ऐसी होगी, लंदन ऐसा होगा, यहाँ पे कि उसकी लाइफस्टाइल ऐसी होगी, उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि रियल वर्ल्ड ऐसी नहीं है। रियल वर्ल्ड इस इमेजिनरी वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा अलग है। और रियल वर्ल्ड में जो है, अगर अच्छा है तो बुरा भी होगा। चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले अपनी सिचुएशन को सुधारने की या अपने आसपास के इलाके को या लोगों को बदलने की, ऐसा कभी भी नहीं किया जा सकता। इतना सब कुछ होने के बाद भी नसरुद्दीन कहीं ना कहीं अपना स्पिरिट नहीं खोया था, उसने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। ये उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ थी, जिसको सलीम जिसकी वजह से नसरुद्दीन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था और उसको अपना आइडियल भी मानने लगा था। उसके बाद धीरे धीरे ये सब कुछ देखते देखते सलीम के दिमाग में एक इनडिफरेंस का सेंस आ गया। मतलब उसे ऐसा लगने लगा कि जहाँ भी जाओ बात एक ही है। ऐसा नहीं है कि अफ्रीका में है तो लाइफ ख़राब होगी और लंदन वाले की लाइफ अच्छी होगी। हर जगह में अच्छी लाइफ भी है और बुरी लाइफ भी है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। लास्ट एंड ऑफ द डे जो चीज़ मैटर करती है वो है एक इंसान की मेहनत और उसका काम और उसका लक और उसका आउटसाइड एनवायरनमेंट। हम अपने आसपास के इलाके को नहीं बदल सकते, लेकिन हमें अपने आसपास के इलाके के साथ एडजस्ट होना पड़ता है और जो एडजस्ट हो जाता है वही लाइफ को जी पाता है। ये था मेन मोरल जो कि सलीम को समझ आ गया था। उसके बाद कायरेसा से सलीम को पता चलता है कि इंदर न्यूयॉर्क गया था कुछ एक बिज़नेस पार्टी या किसी से मिलने के लिए, जो कि उसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करवाने वाले थे। इंदर को पहले लगा था कि वो जो बिज़नेस पार्टी है वो इंदर के बराबरी के स्टेटस की है, मतलब जितनी कमाई इंदर की है उतनी उस बिज़नेस पार्टी की है। लेकिन रियलिटी कुछ और ही निकली। इंदर को वहाँ जाके पता चला कि वो बिज़नेस पार्टी इंदर से कहीं कहीं गुना ज़्यादा रिच है। और उन्होंने बस डिस्कशन में ही इतनी सारी मीटिंग्स की, होटल में जाकर खाना पीना वगैरह, कि इंदर की जो जितनी भी इंदर के पास पैसे थे या एसेट थे वो सब कुछ उसी में ख़त्म हो गए। लेकिन इंदर इस उम्मीद से खर्चा करता रहा कि उसको शायद कोई बड़ा ऑर्डर मिलेगा या फिर उसका कोई बड़ा फ़ायदा होगा, जो कि हुआ नहीं। इतने सारे मीटिंग्स के बाद भी इंदर का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई काम नहीं बना, जिसकी वजह से इंदर बहुत ज़्यादा लॉस में पड़ गया। और यहाँ पे इंदर का जो अच्छा फॉर्च्यून था वो बैड फॉर्च्यून में बदल गया। अब इंदर ने क्या किया, एक ऑयल कंपनी में उसने काम करना शुरू कर दिया, और वो भी एक बहुत ही लो स्टैंडर्ड काम, एक ऐसा काम जो कि शायद इंसान मजबूरी में ही करे। अच्छे कंडीशन में इंसान कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहेगा। उसके बाद सलीम को धीरे धीरे एहसास हो गया कि अगर वो लंदन आता है, उसका जो लंदन आने का डिसीजन था वो गलत है। क्योंकि अगर वो लंदन आता है तो अफ्रीका में जो उसकी कंडीशन है उससे कहीं ज़्यादा ख़राब कंडीशन यहाँ पे उसकी लंदन में हो जाएगी, उसकी कंडीशन बेटर नहीं होगी। इसलिए शायद उसको लंदन आने का जो प्लान है वो कैंसिल कर लेना चाहिए। तो सलीम को यहाँ पे सबक मिल जाता है। वो जो बार बार अपने सिचुएशन से, अपने हालात से भागने की कोशिश कर रहा था एक बेटर हालात की उम्मीद में, उसको ये एहसास हो जाता है कि दुनिया कभी नहीं बदलेगी। ये इंसान को ही होता है
इंसान को अपने बदलते हालात के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, और जो एडजस्ट हो गया वही इस दुनिया में जी पाता है। तो यहाँ पे चैप्टर 15 ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर 16 के साथ।